हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं लेखपाल की। लेखपाल का एग्जाम अगले 2-3 महीनों में शायद अनाउंस हो जाएगी। तो अप्रैल में शायद चांस बन जाए एग्जाम होने का, अप्रैल से मई में। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राम समाज एवं विकास के, जिसको मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ग्राम समाज एवं विकास का पूरा यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, आप चाहें तो पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला सिलेबस मैंने इसके हिसाब से बनाया है, उत्तर प्रदेश से एक नज़र में। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश से एक नज़र में। उत्तर प्रदेश से एक नज़र में पढ़ा जा चुका है। यहाँ पर दूसरा चैप्टर भारत में ग्राम विकास एवं प्रबंधन, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पर टोटल 18 चैप्टर दिए हुए हैं सिलेबस के हिसाब से। तो 18 चैप्टर जो है विविध है। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी 17वें चैप्टर में, उसको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, जिससे हमारा कोई भी चीज़ छूट ना जाए। इसलिए इसको एक चैप्टर लास्ट वाला विविध रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत में ग्राम विकास एवं प्रबंधन। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम की परिभाषा। भारत सरकार की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है जो ग्राम को डिस्क्राइब करे, लेकिन भारतीय जनगणना जो सेंसस 2001 है, उसके अनुसार 3 मानदंड बनाए गए हैं जो नगर को डिस्क्राइब करते हैं। नगर को देखते हैं कौन कौन से 3 मानदंड हैं। तो पहला जो है 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या जो है 5000 से कम नहीं होनी चाहिए किसी एरिया की। और जनसंख्या घनत्व जो है ये 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स 1 किलोमीटर में कम से कम 400 लोग हों ही, तो ये नगर होगा। और कम से कम 75% जो लोग हों वो गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हों, जिनका काम खेती करना ना हो। तो ये तीनों जो मानदंड पूरा करेंगे उसको हम लोग नगर बोलेंगे। गांव का अर्थ एवं परिभाषा और प्रकार कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ग्रामीण को जनसंख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्राम कहा जाता है। जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, उसको हम लोग ग्राम कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने, हम लोग कई विद्वान यहाँ देखेंगे जो ग्रामीण को अपने अलग अलग व्याख्या दिए हैं कि कैसे इसको बोला जाता है, क्या चीज़ ग्रामीण कहलाएगा, क्या शहर का कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं। तो ग्रामीण के लिए ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। पश्चिमी देशों में, जैसे वेस्टर्न कंट्री हैं जितने, वहाँ देहात के लिए कंट्री साइड का प्रयोग किया जाता है। कंट्री साइड ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत शांत जगह हो, बहुत ज़्यादा नेचर के करीब हो, तो यहाँ प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्री साइड। यहाँ वेस्टर्न कंट्री में इसको कंट्री साइड बोलते हैं, हम लोग यहाँ देहात बोलते हैं। सीमावर्ती ग्राम, जितने भी छोटे या बड़े शहर हैं, देखेंगे आप, छोटे शहर या बड़े शहर हैं, उसके बाहर थोड़ा सा निकलेंगे, हर जगह सिटी होते हैं। तो हर जगह ग्राम होते हैं, गांव होते हैं। तो एक गांव जो है, इस यहाँ पे शहरों का काफ़ी छाप होता है। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से बदलाव होते हैं, क्योंकि ये शहर ज़्यादा नज़दीक हैं, तो यहाँ पे इसका असर पड़ता रहता है। तो इसको हम लोग सीमावर्ती ग्राम बोलते हैं, सीमावर्ती गाँव भी बोलते हैं या ग्राम बोलते हैं। एक विद्वान थे बर्ट्रांड, इन्होंने ग्रामीणता के लिए 2 आधार बनाए थे। पहला, कृषि द्वारा आय होना चाहिए, या और जीवन यापन जो है कृषि पे डिपेंड होना चाहिए। तो ये जो है ग्रामीण एरिया कहलाएगा। और कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र प्रमुख माना जाएगा, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो। धर्म ग्रंथों के हिसाब से देख लेते हैं। हमारा सबसे पुराना धर्म ग्रंथों में से हैं रामायण और महाभारत। सबसे पुराने नहीं लेकिन सबसे पुराने में से हैं, जो 2500 से 3000 साल पुराने माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी 2 प्रकार के गांव का नाम आया है, जिसको घोष बोलते हैं या ग्राम बोलते हैं। घोष एक छोटा एरिया होता है, जैसे अपने यहाँ बोलते थे पुरवा, जैसे पुरवा हुआ, कई पुरवा मिला के गाँव हो जाते हैं। तो ऐसे ही घोष को ग्राम बोलते हैं, घोष को पुरवा बोलते हैं। और देख सकते हैं छोटा और जंगलों के पास बसा होता है। और गांव का पशुचारण मुख्य व्यवसाय था। इसके निवासी दूध बेचने का कार्य करते थे, एक घोष माना जाता था। और ग्राम का आकार थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे जो निवासी होते हैं
वो मूलतः कृषि करते हैं, और यहाँ का जो मुखिया एक होता है उसको ग्रामीणी बोलते हैं। सोरोकिन सोरोकिन नामक विद्वान ने ग्रामों का वर्गीकरण दो आधार पर किया है। घरों के संगठन के आधार पर कि घर जो है किस एरिया में है, कितना संगठन है, कितना दूर दूर घर पे है, इस तरह से उसका संगठन के आधार पर, और भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्तर के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर। तो यहाँ पे दो बताए हैं सोरोकिन ने। घरों के संगठन के आधार पर गांव को दो भागों में बांटा गया है। इन्होंने घरों के संगठन के आधार पर गांव को दो भागों में बांट दिया है, केंद्रित गांव और विकेंद्रित गांव। ऐसे गांव या घर जो झुंड बनाकर रहते हैं, जो कृषि योग्य भूमि जो है, यहाँ पे जैसे एक घर, कई घर एक साथ रहते हैं, लेकिन जो इनका ज़मीन है, जो इनका खेत है, वो जो है यहाँ से गांव से बाहर रहेगा सभी लोगों का। तो इसको बोलते हैं केंद्रित गांव, क्योंकि सभी लोगों का घर आसपास है। लेकिन विकेंद्रित गांव होता है जो गांव, जैसे यहाँ पे जिसका घर है उसी का खेत आसपास है, काफ़ी दूर के बाद एक घर है, यहाँ पे सबका खेत इनका खेत आसपास है, तो इनका घर काफ़ी दूर दूर होता है। तो इसको बोलते हैं विकेंद्रित गांव, यानी डिसेंट्रलाइज्ड विलेज। ग्रामीण समाज ग्रामीण समाज में दस्तकार या कारीगर लोग भी पूर्ण या आंशिक रूप से खेतीबाड़ी का काम करते हैं। यहाँ पे जितने लोग होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के व्यवसाय के लोग रहते हैं, जितने भी जातियाँ रहती हैं, सभी थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से, जैसे कभी सीजन आ गया, जैसे मानसून का टाइम आ गया, तो ये लोग खेती करने लगते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग खेती पे डिपेंड हैं, किसी न किसी तरह से खेती से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे इनका रीति रिवाज जो है या लोक शैली है, इनका सेम रहता है, जहाँ पे ये संरक्षित करते रहते हैं, क्योंकि ये बाहरी लोगों से ज़्यादा संपर्क रखते नहीं हैं, तो इनका जो है संरक्षण इनको मिलता रहता है। और ये ज़्यादातर रूढ़िवादी होते हैं, और ये जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। किसी नए चीज़ को एक्सेप्ट करने में इनको काफ़ी टाइम लगता है, और यहाँ काफ़ी धीरे धीरे बदलाव होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रामीण समाज। देख लेते हैं जनजातियाँ एवं कृषक। ग्रामीण समाज में कृषि प्रधान समाज है, और यहाँ बसने वाले कृषक वर्ग, यहाँ पे कृषक लोग रहते हैं, शिल्पकार रहते हैं, और जितने भी काम करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग व्यवसायिक वर्ग के लोग, सभी किसी न किसी तरह से कृषि से जुड़े हुए हैं। और जनजातियाँ वो होती हैं जो छोटे छोटे समूह बनाकर रहती हैं। एक ही तरह के लोग जो एक ही रीति रिवाज मान रहे हैं, वो लोग एक ही एरिया में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, उनका बाहरी दुनिया से ज़्यादा संपर्क नहीं होता है। एक इनको हेलमेट बोला जाता है। हेलमेट यानी कई लोगों का समूह जो एक ही तरह के कानून मान रहा है, एक ही तरह का खान पान है, वो ज़्यादा बदलाव नहीं पसंद करते हैं, और ज़्यादा बाहरी लोगों से संपर्क नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसे कई लोगों का समूह जब मिल जाता है, तो इसको प्रशासनिक रूप से ग्राम बोल दिया जाता है। ग्रामों में जाति व्यवस्था देखते हैं। ग्रामों में जाति व्यवस्था है, आप जानते हैं हर गांव में एक ही तरह के व्यवसाय करने वाले, जो अलग अलग व्यवसाय करने वाले होते हैं, उनको अलग अलग जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे जो बढ़ईगिरी कर रहा है वो बढ़ईगिरी हो जाएगा, जो कुम्हार है वो कुम्हार हो जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह के व्यवसाय करते हैं, इसलिए इनको इसमें दक्षता हासिल हो जाती है। तो इस तरह का इनका काम जो चलता रहता है। इनका ज़्यादातर जाति व्यवस्था में शादियाँ जो होती हैं, ये अपने ही जाति में शादी करते हैं। इनका बाहरी इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा इनका नहीं हो पाता है, और इनका जो शादी होता है ज़्यादातर अब दूसरे गांव में करते हैं। जैसे इस गांव में है, इसमें कई जातियां अलग अलग गांव हैं, तो यहाँ पे जैसे कुम्हार है, तो दूसरा जो गांव है यहाँ पे जो कुम्हार है, यहाँ पे कुम्हार का कुम्हार शादी कर लेंगे। इसी तरह से ज़्यादा शादी करते हैं। और बात करें शादियों की, तो वैवाहिक संबंध में जो अनुलोम विवाह होता है, जैसे उच्च जाति के लोग जो तथाकथित उच्च जाति हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, ये लोग जो है अगर निम्न जाति की स्त्रियों के साथ शादी करते हैं तो इसको अनुलोम विवाह बोला जाता है। लेकिन अगर उच्च जाति की स्त्रियां जो हैं निम्न जाति के पुरुषों के साथ शादी करती हैं तो इनको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। मनु स्मृति जो एक हिंदू धर्म का पुराना लीगल माना जाएगा, लीगली रूप से जिसको मान्यता प्राप्त है हिंदू धर्म में, कि ये जो है इसी कानून से शादियाँ होती हैं, इसी कानून से धर्म चलता है। इसमें जो है अनुलोम विवाह को तो मान्यता दी गई थी। अनुलोम विवाह यानी उच्च जाति के पुरुष जो हैं
निम्न जाति की स्त्रियों से शादी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिलोम शादी का यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अनुलोम जो शादी है इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि यहाँ पे जो सहजाति विवाह है उससे उत्पन्न संतानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, संपत्तियों में उनका ज़्यादा अधिकार रहेगा। लेकिन जो शादी इंटरकास्ट मैरिज हुई रहेगी उसमें उनको कम अधिकार दिया जाएगा। ग्राम विकास की संकल्पनाएं। ग्राम विकास में जैसे भारत में जानते हैं कि हम लोग का जो गांव है कई हजार सालों से हम लोग आत्मनिर्भर गांव थे। जिससे गांधी जी का भी स्वराज का जो सपना था वो पुराना सपना था, क्योंकि भारत के ज़्यादातर गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, उनका ज़्यादा बाहरी लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं होता था, तो ये लोग एक तरह से आत्मनिर्भर ही थे। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेज़ों के आने के बाद से और ज़्यादातर 1953 में जब यहाँ से ट्रेन चला दी गई उसके बाद से यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ पूरे गाँव को, जो गाँव का बिजनेस था, गाँव का जो व्यवसाय था उसको ख़त्म किया गया। जो गाँव का खेती था, जो खाने पीने का एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे, इसको ख़त्म किया गया टारगेट करके। तो इस तरह से हम लोग का गाँव पीछे होता चला गया। तो जब तक देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी पीछे जा चुका था, कोई भी गांव ज़्यादातर आत्मनिर्भर नहीं रह गए थे। तो हम लोग का जो आज़ादी के बाद से सबसे पहले जो हम लोग पंचवर्षीय योजना बना उसमें टारगेट सेट किया गया सबसे पहले ग्राम विकास के लिए। तो ग्राम विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जीवन स्तर में सुधार करना था, क्योंकि जीवन स्तर काफ़ी नीचे जा चुका था। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि करना था, क्योंकि यहाँ पे खेती भी अंग्रेज अपने हिसाब से करवाते थे, तो यहाँ पे मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो सब खत्म हो चुकी थी, फर्टिलिटी रेट, और निर्णय लेने में भागीदारी एवं प्रशासन का विकेंद्रीकरण, जितने भी निर्णय लेने की ताकत है ये सब भी खत्म हो चुका था, क्योंकि अभी तक हम लोग गुलाम थे। तो यहाँ पे गाँव को और ज़्यादा उसको विकेंद्रीकरण किया गया, वहाँ पे ग्राम प्रधान बनाए गए, जैसे इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया। इस तरह से इसको वहाँ पे प्रशासन का, यहाँ पे गांव को भी ताकत दिया गया जिससे अपना निर्णय जो है स्वयं ले सकें। भारत के स्वतंत्रता की बात करें, वहाँ उस समय तक हम लोग की स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, तो अभी भी है। जनसंख्या का लगभग 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। अभी भी जो है 65% लोग, जो 2020 का डाटा है उसके हिसाब से 65% लोग जो हैं अभी भी गांव में रहते हैं। 84% लोग निरक्षर थे। ये देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। 84% लोग जो निरक्षर थे। अभी जो है 74.4% लोग साक्षर हैं इस टाइम, ये भी 2020 का ही है। मृत्यु दर की बात करें, 27 लोग प्रति हजार में लोग मर जाते थे, लेकिन अभी जो है 7.3 है 2020 में। रेल प्रणाली बनाई गई थी, जानते ही हैं कि रेल प्रणाली, जो रेल सिस्टम बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, ये बंदरगाहों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। यहाँ गाँव को जोड़ा गया था। तो इनका मेन मकसद था कि बंदरगाहों तक रेलवे द्वारा यहाँ का जो पैदावार किया जाता है, जो अपने हिसाब से पैदा कर रहे हैं, वो सब वहाँ से पहुँचा सकें बंदरगाह, वहाँ से फिर ले जा सकें इंग्लैंड। स्वतंत्रता के बाद भारत नियोजन के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम विकास रहा। ये तो हो गया, ये तो हो गया पंचवर्षीय योजना जो पहला था उसी के हिसाब से नियोजन पहला किया गया था। ग्राम विकास ही महत्वपूर्ण हम लोग का उद्देश्य था। ग्राम विकास में क्या क्या सम्मिलित किए जाएंगे? ग्राम विकास में सबसे पहले देखते हैं हम लोग शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, बिजली, सड़क, रेल सुविधा, ये सब गांव को मिलनी चाहिए, तभी कोई गांव विकास कर सकता है। नहीं तो कोई गांव भी, कोई शहर भी विकास नहीं कर सकता जब तक कि मूलभूत सुविधाएं न मिलती रहें। तो यहाँ पे ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य यही रखा गया था कि यहाँ पे गांव को चिन्हित करके, जैसे कुछ गांव जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे विकास किया जाए। इससे आर्थिक विकास वहाँ पे होगा, आधारभूत संरचना वहाँ पे बनेगी, और पीने का पानी, वहाँ पे बैंक बनाए जाएंगे जिससे किसानों को ऋण मिल सके, वहाँ पे व्यवसाय कर सकें अपना, और वहाँ पे पानी, चिकित्सा, ये सब की व्यवस्था भी किया जाए। इस तरह से गांव का विकास करने के लिए सोचा गया था, लेकिन कितना हो पाया वो तो सोचने वाली बात है। भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य। भूमि सुधार का सबसे पहला जरूरी चीज है उसको पट्टा किया जाए।
भूमि सुधार पट्टा, यानी पट्टा जो है लैटिन शब्द से आया था जिसका अर्थ होता है टेन्योर, जिसको टेन्योर बोलते हैं पट्टा को इंग्लिश में। लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं टेनियो, इसी से बना था, जिसका अर्थ होता है कब्जा करना। तो भूमि सुधार के लिए सबसे ज़रूरी था पहले जो खेती कर रहे हैं उनको कब्जा मिले, तो इसलिए इसको भूमि सुधार से जोड़ा जाता है। भूमि सुधार के 5 अवयव थे, जिनको 5 एलिमेंट थे जिनको सम्मिलित किया जाता है, जिनके बिना भूमि सुधार नहीं हो सकती है। यहाँ पे सबसे पहला है बिचौलिए पट्टों का उन्मूलन। यहाँ पे बहुत सारे जमींदारों को खेती मिल गई थी जिससे यहाँ पे उनका पट्टा था, और यहाँ पे कई लोग, ज़्यादातर लोग डिपेंड थे इन पे, इनके खेत में खेती तो करते थे लेकिन इनका अपना खुद का खेत नहीं है। तो इस तरह से इसका उन्मूलन किया जाए, ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर किसानों को खेत मिले, काश्तकारी में सुधार हो, भू संपत्ति व हदबंदी या अतिरिक्त भूमि वितरण किया जाए। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास, जैसे कुछ ही लोगों के पास पूरा ज़्यादातर ज़मीन है क्योंकि वो ज़मींदार थे, और ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, वो भूमिहीन है। इस तरह से उनको ज़मीन प्रदान की जाए और वो खुद खेती कर सकें। भूमि का चकबंदीकरण, जैसे किसी का ज़मीन जो है, कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ ज़मीन यहाँ है, तो इसको एक जगह सम्मिलित करके इसको बड़ा ज़मीन कर दिया जाए, इसको बोलते हैं चकबंदी। इस तरह से खेती करने में आसानी होगी और उसका पैदावार भी बढ़िया होगा। भू अभिलेखों का एकत्रीकरण व व्यवस्थित करना, इनका सारे जो ज़मीन है इनका रिकॉर्ड बनाया जाए, कौन सी खेती किसकी है, क्योंकि यहाँ से ज़मींदारों से खेती लेके किसानों को दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा, इसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभी भी सरकारी जो डाटा है उसके हिसाब से अभी भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। अभी भी जो 60% किसान हैं वह सीमांत किसान हैं, सीमांत किसान या भूमिहीन किसान, ऐसे किसान जो खेती कर रहे हैं लेकिन वो खुद खेती नहीं कर रहे हैं, उनके पास छोटा मोटा खेत है या दूसरे खेतों में काम कर रहे हैं, या भूमिहीन किसान हैं। बात करें मुगल काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जहाँ पे किसानों को सीधे उनको स्वामी बना दिया गया था खेती का, और उनसे जो है मालगुजारी ली जाती थी। जो 1/3 था, टोडरमल जो थे अकबर के वित्त मंत्री थे, यहाँ पे 10 वर्षों का जो एवरेज मिला लिया जाता था कि अगले 1 से 10 सालों में कि कितना खेती हुई है। जैसे कोई गेहूँ उपजाया गया, अगर मान लीजिए 10 सालों में 100 कुंटल हो गया, तो 100 कुंटल को एवरेज निकाल लिया जाता था 10 साल में कितना होगा। तो हर साल मान लिया जाता था कि 10 कुंटल हो रहा है, 10 कुंटल में से यहाँ पे 1/3 जो है ले लिया जाता था। ये 1/3 है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, 1/3 जो है वसूल लिया जाता था गवर्नमेंट द्वारा, यानी अकबर के द्वारा। बाकी जो 2/3 है ये किसानों के पास रहता था, जिससे वो अपना काम चलाते थे। लेकिन जब औरंगजेब के टाइम तक ये सब सिस्टम चलता रहा, जो रैयतवाड़ी वाला सिस्टम था, लेकिन औरंगजेब 1707 में मर जाता है। इसके बाद जो है कई तरह के बिचौलिए उभर आते हैं, जो इसमें से 10 ले रहे हैं, जो 1/3 ले रहे हैं, इसमें से क्या करते हैं, जो नए बिचौलिए हैं, इसमें से 10% वो खुद रखने लगते हैं, बाकी 90% सरकार को देने लगते हैं। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, ये व्यवस्था कर देते हैं नीलामी द्वारा, जैसे कि इतना ज़मीन है, यहाँ पे इतना किसान है, इनसे वसूलने के लिए जो ज़्यादा बोली लगाएगा कि हम ज़्यादा वसूल के देंगे, तो उनको ज़्यादा दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस हिसाब से कर वसूल करने लगे, और अधिक बोली से गांव का और भी शोषण होने लगा। 1770 से 1793 तक अस्थायी बंदोबस्त चलता रहा। यहाँ पे कई जमींदार बनते चले गए, क्योंकि उस तरह से वही वसूल करते थे, बाकी किसी के पास ज़मीन नहीं था। सारा ज़मीन माना जाता था जमींदार का ही है, बाकी लोग वहाँ पर खेती करते हैं। जो छोटे खेती कर रहे हैं उनसे कर वसूला जाता था, तो चाहे जितना वसूल ले, इस तरह से बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे भी वही सिस्टम बनाया गया, सेम सिस्टम ही है। भूमि का वास्तविक मालिक काश्तकार बनाया गया। जो यहाँ पे जमींदार थे, इनका भी ज़मीन नहीं रह गया, अब इनको बस काश्तकार बना दिया गया। ये जो है बस यहाँ से जैसे पहले कर वसूलते थे, अभी भी कर वसूल रहे हैं और यहाँ पे कर पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन जो है अभी जमींदार का भी नहीं रह गया है। अंग्रेजों के शोषण व्यवस्था हटाने के लिए बंगाल भूमि कर आयोग 1940 में
इसका स्थापना किया गया था। ये देखिए प्राइवेट ही है, कोई गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि तब तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। तो ये फ्राउड कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बोला गया था कि इसमें जो है 12 साल तक नहीं, इसमें 12 साल नहीं थे, इसमें 6 साल था। अगर 6 साल तक कोई किसान खेती कर रहा है, जिस खेती पे ज़मीन जो है उसी का हो जाएगा। और यहाँ देखिए काश्तकारी अधिनियम 1959 लाया गया था बंगाल में ही। इसके हिसाब से भी था लगातार 12 वर्ष तक कोई खेती कर रहा है। जैसे कोई ज़मीन है यहाँ पे, कोई 12 साल तक लगातार खेती कर रहा है, लेकिन अभी तक ये ज़मीन में बस जैसे नहीं होता अधिया पे या पट्टा पे लेता था और उसका पूरा कर देता था। अब जो है जो 12 साल तक कर रहा है खेती, तो पूरा मान लिया जाएगा किसान का स्वामित्व जो है यही है एक इस खेत का। तो लाया गया था। और पंचवर्षीय योजना जब देश आज़ाद हो गया, इस तरह के कई डिसीजन लिए गए, कई तरह के इस तरह प्लान बनाए गए। और भूमि सुधार नीति के लिए कांग्रेस कार्य समिति 1949 की एक रिपोर्ट आई। इसको एक समिति बनाई गई थी, जैसे कुमारप्पा की अध्यक्षता में। ये 3 सजेशन दिए थे, कई सजेशन दिए थे, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके हिसाब से 6 वर्षों तक अगर लगातार कोई खेती कर रहा है तो ये ज़मीन जो है उसको दे दिया जाए। सभी बिचौलियों का उन्मूलन, जो बिचौलिए हैं उनको हटा दिया जाए। और भूमि कर पे जो भूमि कर देते हैं किसी बिचौलिए को या इस तरह से, इस पर कानूनी रोक लग जाए। और भू स्वामी जो हैं किसी करने के नाम पे, जैसे नहीं होता किसी कोई भूस्वामी है वो किसी खेत दे देता है और उस पर पट्टा वसूल रहा है, तो ये जो है ऐसा ना हो कि 6 साल सोचता है कि 6 साल के लिए दे देंगे, अगर 6 साल तो कोई जो है किसान ले लेगा उसका ज़मीन हो जाएगा। तो ये चाहता है कि हर चौथे साल तीसरे साल इसको वापस ले ले या 5वें साल वापस ले ले। तो ये लगातार 6 साल नहीं होगा तो ये जो है इसका ज़मीन नहीं हो पाएगा। इस पर भी रोक लगाया जाए, ये इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन, यहाँ पे जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 लाया गया। ये उत्तर प्रदेश में लाया गया था। इसमें भी बिचौलियों को हटा दिया गया और यहाँ पे जमींदारी और जागीरदारी सभी अधिकारों उन्मूलन किया गया। यहाँ पे सारे जमींदार जो थे इनको ख़त्म कर दिया गया। और बिचौलिए पट्टों का उन्मूलन भूस्वामियों को हर्जाना देकर किया गया। जो इतने बिचौलिए थे, क्योंकि इनकी कमाई चली गई थी, इसलिए इनको हर्जाना देकर तब हटाया गया। और भू संपत्ति जो है एक इकाई के रूप में, जैसे एक परिवार के पहले माना जाता है कि परिवार में कितना खेत है, इस तरह से परिवार से नहीं माना जाएगा। जैसे परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग के हिसाब से देखा जाएगा। अगर परिवार में 6 लोग हैं तो 6 लोग के हिसाब से देखा जाएगा। इस तरह से देखा जाएगा। प्रति इकाई के रूप में व्यक्ति को एक इकाई माना जाएगा और उसके जो संपत्ति है, भू संपत्ति है, उसके हिसाब से इसको चिन्हित किया जाएगा। भू अभिलेख बनाए गए व इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण व समझौता किया गया। जितने भी लोगों को ज़मीन दिया जा रहा है उसका एक रिकॉर्ड बनाया गया, जिससे उसका एक सर्वेक्षण किया जाए और इसको एक समझौता, एक लिखित रूप में इसको समझौता किया गया, जिससे कई फ्यूचर में ये वापस न मांग सके, कोई इसमें विवाद ना हो। भूमि सुधारों पर हदबंदी, ये हदबंदी भी इस तरह की है कि कोई किसान जो है ऐसा ना हो कि कोई किसी के पास बहुत ढेर सारा ज़मीन है, किसी के पास कोई भूमि ही नहीं रह जाए। इस तरह से असमानता जो है इसको कंप्लीट ख़त्म करने के लिए, जिससे समाज में जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, किसी के पास एकदम ज़मीन नहीं है, इस तरह की जो असमानता है इसको ख़त्म करने के लिए भूमि हदबंदी बनाई गई कि भूमि हदबंदी होगी, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं हो पाएगा। ये जो है 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन हुआ था, इसमें निर्णय लिया गया कि 1959 के अंत तक जो कृषि कानून बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, इनको पूरी तरह से पक्का लागू कर दिया जाएगा। और अधिकतर हदबंदी कानून, जितने भी कानून बने थे, उनको 9वीं सूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची में जो चीज़ें रख दी जाती हैं, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो कानून माना जाएगा। लेकिन अब माना जा सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उनको रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि हर चीज़ यहाँ पे नहीं सम्मिलित की जा सकती है, लेकिन इसको सम्मिलित करने के लिए किया गया था ये कानून, इसी अनुसूची इसलिए बनाई गई थी। अब देख लेते हैं भूमि सुधार का मूल्यांकन। भूमि सुधार का अगर मूल्यांकन करें तो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। अभी इस समय बहुत लोगों के पास खेती है, बहुत से लोगों के पास अभी भी नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है।
ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम नुकसान ही है, कोई किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, बस ऐसे चल रहा है, लेकिन काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। और अभी भी जो जमींदार लोग थे ये सब खत्म हो चुके हैं। अब जो भूमि राजस्व है सीधे स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पास आता है, इसमें कोई बिचौलिया या इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो नहीं पसंद आई होगी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, आगे सुधार किया जाएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद।